हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न करो क्लासेस। आई एम अनुष्का, योर मेंटोर। आ जाओ भाई सारे, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। सेशन को लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आ जाओ भाई सारे, स्टार्ट करते हैं भाई। चलो, गुड मॉर्निंग आदर्श, गुड मॉर्निंग ज्योत्सना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपको बताना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, noisance growth of aquatic plant and bloom forming algae in natural water is generally due to high concentration of। यहाँ पे बात करें तो किसी भी एक्वेटिक प्लांट की एक्सेसिव ग्रोथ देखने को मिलती है, इसी के साथ साथ ब्लूम फॉर्मेशन देखने को मिलता है नेचुरल वाटर बॉडीज के अंदर। तो ये किसकी हाई कंसंट्रेशन की वजह से होता है। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं आपको? ऑप्शन दे रखा है कार्बन, ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ सल्फर, ऑप्शन 3 दे रखा है कैल्शियम, और फोर्थ गिवन है आपके पास फॉस्फोरस। तो करेक्ट आंसर बता दो भाई, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जितने भी हैं सभी सेशन को लाइक करेंगे और आंसर बिल्कुल करेक्ट करना है सबने। जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो, ध्यान से। वो आपसे क्या पूछ रहा है कि एक्वेटिक प्लांट की एक्सेसिव ग्रोथ, एल्गल ब्लूम बन जाना नेचुरल वाटर बॉडीज के अंदर, तो ये किसकी कंसंट्रेशन की वजह से होता है। करेक्ट आंसर बताओ, ऑप्शंस देख लो, कार्बन, सल्फर, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर। आप सब बी आंसर कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर की बात करें, ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि फॉस्फोरस। फॉस्फोरस अगर वाटर बॉडी में प्रेजेंट है तो वहां पे एक्सेसिव ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी एक्वेटिक वीड प्लांट्स की। यहाँ पे बात करें, ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी इन नेचुरल वाटर बॉडीज जनरली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मटेरियल, यानी कि वाटर बॉडी के अंदर इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डिसॉल्व मटेरियल होगा, तो वो चीज़ें किसे प्रमोट करेंगी? एक्सेसिव ग्रोथ को प्रमोट करेंगी। और फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस फेवर करता है ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक वीट प्लांट, जैसे इकॉर्निया, वाटर हाइसिंथ बोलते हैं, और सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी था, यानी कि फॉस्फोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन ऑफ बैसिलियस thuringiensis इज। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि ये जो बीटी से जो टॉक्सिन निकलता है, बैसिलियस thuringiensis से जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करवाते हैं, वो कब एक्टिव होता है, कब वो अपना इफेक्ट शो करता है। तो देख लो ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन दे रखा है एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक, बी दे रखा है हाई टेम्परेचर, सी है यहाँ एल्कलाइन पीएच ऑफ गट, और फोर्थ दे रखा है मैकेनिकल एक्शन इन द इंसेक्ट गट। तो यहाँ पे बात करें, ये जो बीटी का टॉक्सिन है, बीटी का टॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कब जाएगा? ये चीज आपने पढ़ी होगी, एनसीईआरटी में गिवन है। वेरी गुड एवरीवन, काफी बच्चों के आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही बोल रहे हो। यहाँ पे बात करें तो ये एक्टिव कब होता है भाई? ये एक्टिव होगा जब यहाँ पर ये किससे बाइंड करेगा? ये एल्कलाइन पीएच ऑफ गट से बाइंड करेगा। देखते हैं बैसिलियस टॉक्सिन की बात करें, बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम, जिसका नाम क्या है? बैसिलियस thuringiensis नाम है। द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन कैसे एक्सिस्ट करता है? इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की तरह एक्ट करता है, बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट, लेकिन कब तक प्रोटॉक्सिन रहेगा? जब तक इसे कोई इंसेक्ट इंजेस्ट नहीं करता। जैसे ही कोई इंसेक्ट इसे इंजेस्ट करता है, ये इनएक्टिव टॉक्सिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अपनी एक्टिव फॉर्म में। किस वजह से? एल्कलाइन पीएच ऑफ गट विच सोल्यूबलाइज द क्रिस्टल, जो कि इसके प्रोटीन के क्रिस्टल्स को सोल्यूबलाइज करता है, और हमें क्या देखने को मिलता है? हमें इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन शोज। यहाँ आपको बताना है, यहाँ जो हम बात करें डिस्टेंस बिटवीन जीन्स की, जीन्स के बीच का डिस्टेंस, और इसके साथ बात करें परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, तो ये कैसा रिलेशनशिप दिखाते हैं? ऑप्शंस देख लो। ऑप्शन ए दे रखा है डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाएगा, बी सेकंड दे रखा है इन्होंने इनवर्स रिलेशनशिप दिखाएगा,
सी है पैरेलल रिलेशनशिप दिखाएगा, और डी फोर्थ दे रखा है इन्होंने नो रिलेशनशिप। करेक्ट आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, जो जीन्स के बीच का डिस्टेंस है, और परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। वेरी गुड, काफी बच्चों के करेक्ट हैं। गुड संध्या, आदर्श, दिशु, जोशना, लक्ष्य, काफी बच्चों के करेक्ट हैं। और सेशन को लाइक कर देना भाई। वेरी गुड फ्रेंड्स, गुड। शेफाली बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो। यहाँ पे बात करें तो इसका रिलेशन कैसा होता है भाई, इसके रिलेशन की बात करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ बात करें क्रॉसिंग ओवर की बात करें अगर, तो क्रॉसिंग ओवर क्या करता है, सेपरेट्स जीन अवे फ्रॉम ईच अदर। क्या करता है, दो जीन्स को सेपरेट करवाने की कोशिश करता है क्रॉसिंग ओवर। सो द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स एंड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन शो डायरेक्ट रिलेशनशिप, जिसकी वजह से हमें दो जीन्स के बीच के डिस्टेंस और रिकॉम्बिनेशन में डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, मोर द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, more is the frequency of crossing over between them and hence more is the percentage of recombination। यानी कि जितने दूर जीन प्रेजेंट होंगे उतने ही ज्यादा किसके चांसेस है, रिकॉम्बिनेंट आने के चांसेस है। तो कैसा रिलेशन बता रहा है, डायरेक्ट रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और आंसर करना। क्वेश्चन क्या है, द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम इज असिस्टेड बाय रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कॉल्ड। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट ओवम के अंदर स्पर्म का आप इंजेक्शन दे रहे हो, इंजेक्ट कर रहे हो स्पर्म को, तो ये क्या कहलाएगा। 1 दे रखा है इन्होंने गिफ्ट, सेकंड ऑप्शन है जिफ्ट, थर्ड दे रखा है ICSI और ऑप्शन 4 है ET। तो बता दो भाई क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही। आपसे वो क्या पूछ रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि स्पर्म जो है उसे डायरेक्ट इंजेक्ट कर रहे हैं ओवम के अंदर, तो किस टेक्निक की हेल्प से किया जाता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। यहाँ पे बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं, ICSI, जिसकी हेल्प से is a method in which embryo is formed in laboratory, जहां पे एम्ब्रियो कहाँ प्रिपेयर होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, लेबोरेटरी में। और स्पर्म की बात करें तो डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं इसे ओवम में। आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन है आपके सामने, द बोन्स ऑफ फोरलिम्स ऑफ व्हेल, बैट, चीता एंड मैन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बिकॉज। तो यहाँ पे क्या बात करें, ये जो फोरलिम्स होती हैं, बोन्स होती हैं फोरलिम्स की, यहाँ पे वेल की, बैट की, चीता एंड मैन, यहाँ पे बात करें क्या है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर है। तो आपको बताना है ऐसा किस वजह से। ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन 1 है वन ऑर्गेनिज्म हैज गिवन राइज टू अनदर, सेकेंड दे रहे हैं दे शेयर कॉमन एंसेस्टर, थर्ड है दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, और फोर्थ दे रखा है दे हैव बायोकेमिकल सिमिलैरिटी। बहुत इजी है। यहाँ पे क्या बात करें, स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर सेम है और फंक्शन डिफरेंट है। स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन डिफरेंट, यानी कि किसकी बात हो गई, ये यहाँ बात कर रहे हैं एनालॉगस ऑर्गन की। और सिमिलैरिटी किस वजह से शेयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बात करें, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये क्या करते हैं, कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं। तो काफी बच्चों के आंसर करेक्ट था, बिल्कुल सही, मैक्सिमम बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटी इज इजीएस्ट टू रिमूव फ्रॉम वेस्ट वाटर। ऑप्शंस पढ़ो, गिवन ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे कि इनमें से कौन सी इम्प्योरिटी है जिसे इजीएस्ट आप रिमूव कर सकते हो वेस्ट वाटर में से। वेस्ट वाटर की बात करें तो डिफरेंट टाइप की इम्प्योरिटी होती हैं, अलग अलग प्रोसेस में इसे अलग अलग प्रोसेस से सेपरेट करवाते हैं। तो यहाँ पूछ रहे हैं जो सबसे आसानी से निकलने वाली इम्प्योरिटी है वो कौन सी है। ऑप्शन क्या दे रखा है, बैक्टीरिया, सेकेंड बोल रहे हैं कोलाइड, थर्ड है डिसॉल्व सॉलिड और फोर्थ दे रखा है सस्पेंडेड सॉलिड। तो सबसे इजी तरीके से कौन सी निकाल ली जाएगी। वेरी गुड एवरीवन, काफी बच्चों के करेक्ट हैं और जितने प्रेजेंट है भाई सेशन को लाइक कर देना, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आज। चलिए, काफी बच्चों के करेक्ट है, मैक्सिमम आंसर सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो यहाँ पे सबसे इजी तरीके की बात करें तो क्या निकाल सकते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड सबसे इजीली प्योरीफाई, सबसे इजीली तरीके से एलिमिनेट किया जा सकता है। अब यहाँ बात करें वेस्ट वाटर की, तो वेस्ट वाटर 3 टाइप की इम्प्योरिटी रखता है। एक होता है सस्पेंडेड पार्टिकल्स, दूसरी कोलाइडल पार्टिकल्स और तीसरी है डिसॉल्व मटेरियल जिसके अंदर कुछ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आते हैं।
यहाँ जैसे कैल्शियम हो गया, अमोनिया हो गया, टॉक्सिक मटेरियल, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम एंड नाइट्राइट। इनमें बात करें सस्पेंडेड सॉलिड जैसे सैंड, स्लेट और क्ले, तो ये इम्प्योरिटी ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा इजी है, आराम से निकाल सकते हैं। मोस्ट ऑफ दीज सॉलिड टेंड टू सेटल इफ वेस्ट वाटर इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। और यहाँ सस्पेंडेड सॉलिड की बात करें तो अगर वेस्ट वाटर को अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे कुछ टाइम के लिए तो जितनी भी इम्प्योरिटी है वो क्या हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी। तो काफ़ी ईजी प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन क्या है, साइलेंसिंग ऑफ अ जीन कुड बी अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ। यहाँ पूछ रहे हैं कि यहाँ साइलेंसिंग करवानी है जीन की तो किस तरह से करवा सकते हैं। ऑप्शन क्या दे रखा है, 1 दे रखा है शॉर्ट इंटरफेयरिंग आरएनए, सेकंड दे रखा है एंटीसेंस आरएनए, थर्ड है बाय बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और ऑप्शन 4 है नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर साइलेंसिंग ऑफ जीन कुड बी, किस वजह से, किसकी हेल्प से आप अचीव कर सकते हो साइलेंसिंग ऑफ जीन। ऑप्शंस देख लो, करेक्ट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे हम। बिल्कुल, वेरी गुड। और बच्चे बताइए, गुड राशि, लक्ष्य, जोशना, गुड सौम्या, वेरी गुड मौनी, देवांशी, काफ़ी बच्चों के करेक्ट हैं, वेरी गुड यश। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देखो भाई यहाँ पे अगर हम बात करें कि हम यहाँ पे साइलेंसिंग करा रहे हैं किसी जीन की, तो अगर इस मेथड की बात करें तो सेल्यूलर डिफेंस का मेथड है। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। आरएनए इंटरफेरेंस की बात करें तो सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलता है। इस मेथड में क्या होता है, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू द कंप्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या करते हैं कि जिस एमआरएनए की साइलेंसिंग करानी है इसी का ही कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल बना लेते हैं जो बाइंड करता है और प्रिवेंट करता है ट्रांसलेशन एमआरएनए का। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, एमआरए साइलेंसिंग कहलाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेल्यूलर डिफेंस मेथड है और बहुत से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसका इस्तेमाल करते हैं। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर करना। क्वेश्चन क्या है, स्मैक इज अ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द। यहाँ बात करें ये जो स्मैक ड्रग है इसे कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। ऑप्शन देख लो क्या दे रखा है। ऑप्शन 1 है लेटेक्स ऑफ पेम्पेवर्स सेमिनिफेरम, बी दे रखा है सेकेंड लीव्स ऑफ कैनबिस सटाइवा, ऑप्शन सी है फ्लावर्स ऑफ धतूरा और डी दे रखा है फ्रूट्स ऑफ एरिथ्रोजाइलम कोका। करेक्ट आंसर बताएं। इस क्वेश्चन की बात करें तो PYQ है, नीट का क्वेश्चन है, ये नीट में आया था, वो आपसे पूछ रहे हैं स्मैक इज अ ड्रग ऑब्टेन कहाँ से होती है। करेक्ट आंसर बताएंगे सभी। और इसे ध्यान रखना, यहाँ पे देखो यहाँ क्या दे रखा है आपको, फ्लावर दे रखा है और उसका किस पार्ट से ऑब्टेन करते हैं वो भी गिवन है, तो इसका ध्यान रखना। काफी करेक्ट है आंसर। गुड कृष्णा, लक्ष्य, लक्ष्मी, सौम्या, प्रिंस, राशि, देवांशी, काफी बच्चों के करेक्ट है। तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, आंसर बिल्कुल करेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे बात करें तो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है भाई, ये निकाला जाता है लेटेक्स ऑफ पेम्पेवर्स सोमनिफेरम की। हीरोइन की बात है, ठीक है, हीरोइन है जिसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं, स्मैक बोलते हैं, तो नाम याद रखना। केमिकली बात करें तो डाई एसिटाइल मॉर्फिन है। कैसा होता है, वाइट है, ऑर्डरलेस है, बिटर है टेस्ट में, क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। विच इज ऑब्टेन, किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से ऑब्टेन किया जाता है। एक्सट्रैक्ट की बात करें तो लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट यानी कि पॉपी प्लांट की लेटेक्स से निकाला जाता है। वहीं अगर लीव्स ऑफ कैनबिस सटाइवा की बात करें तो इससे क्या बनते हैं, कैनाबिनॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं। धतूरा की बात करें तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, एल्किनॉइड प्रोड्यूस करता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कौन क्या प्रोड्यूस करता है, उसके अकॉर्डिंग ये अच्छे से ध्यान कर लेना, याद कर लेना, यहाँ से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। एट्रोपिन की बात करें, रिड्यूस करता है सेलिवेशन और ब्रोंकियल सिक्रीशंस को बिफोर सर्जरी। और किस काम आता है, डायलेट द प्यूपिल बिफोर आई एग्जाम, और क्या करता है इसी के साथ, पेन में काफी रिलीफ कराता है, कॉज्ड बाय स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन जिसकी वजह से पेन हो रहा हो। कोकीन की बात करें तो कहाँ से निकाला जाता है, ड्राइड लीव्स एंड यंग ट्विग्स ऑफ एरिथ्रोजाइलम कोका से कोकीन जो है लिया जाता है। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ध्यान से आंसर करना, काफी अच्छा है। करेक्ट आंसर करेंगे, हाँ बिल्कुल यही शुरू हो गया अब क्लास में, यहाँ पे सारे चरस गांजा और हसीस वाले ही आ जाएंगे। पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दो, यहीं आ जाओ सारे।
चलो जी यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ध्यान से आंसर करना क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन वेरिएशन अमंग सिबलिंग्स। ध्यान से आंसर करो, इनमें से ऐसा कौन सा है गिवन ऑप्शन जिसकी वजह से वेरिएशन जो है सिबलिंग्स में नहीं देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर करेंगे सभी। देखो ऑप्शन क्या दे रखा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन, सेकेंड दे रखा है क्रॉसिंग ओवर, थर्ड है यहाँ लिंकेज, और फोर्थ क्या है म्यूटेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बताओ क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन वेरिएशन अमंग सिबलिंग्स। करेक्ट आंसर, वेरी गुड, काफी बच्चों के सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई। यहाँ पे लिंकेज की बात करें तो लिंकेज की बात जब आ जाएगी तो वहां पे अगर वेरिएशन की बात हो तो वेरिएशन नहीं देखा जाएगा। लिंकेज की बात करें तो लिंकेज को कैसे डिफाइन करते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम, यानी कि सेम क्रोमोसोम पे जो जीन्स के बीच में रिलेशन है वही क्या कहलाता है, लिंकेज। दैट कॉज देम टू बी इनहेरिटेड टुगेदर, और इसी लिंकेज की वजह से ये जो सेम क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट है साथ साथ इनहेरिट करता है। Therefore, it will not result in variation among siblings, और इसी की वजह से यहाँ सिबलिंग्स की बात करें तो वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। In linkage, there is tendency to maintain parental gene recombination except from occasional crossovers। तो लिंकेज की बात करें, लिंकेज की क्या टेंडेंसी होती है, पेरेंटल जीन को जो पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसे मेंटेन करने की, और रिकॉम्बिनेशन सिर्फ कुछ ही ओकेजनल क्रॉसओवर्स में देखा जाता है। अब यहाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन के क्या मतलब हुआ, जो इसमें गिवन ऑप्शन था, इसका मतलब है दैट एलील पेयर सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इंडिपेंडेंटली। करेक्टली समझ गए होंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोल रहा है यानी कि एलील के जो पेयर हैं वो सेपरेट हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट सेपरेट होंगे, जिसका मतलब क्या है, दैट ट्रेड आर ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग इंडिपेंडेंटली टू वन अनदर। क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जहां एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का, भाई वहां तो वेरिएशन देखा ही जाएगा। इट इज वन ऑफ द फाइनल फेज ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। म्यूटेशन की बात करें तो सडन इनहेरिटेबल चेंज है जेनेटिक मटेरियल में ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच ट्रांसफर्स टू नेक्स्ट जनरेशन। तो यहाँ सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा था लिंकेज, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी म्यूटेशन, कोई भी वेरिएशन की बात करें तो सिबलिंग्स में नहीं देखा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ध्यान से आंसर करना, होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो। करेक्ट आंसर करेंगे सभी, आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिफ्ट। जिफ्ट के अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या, ऑप्शंस दे रखे हैं, ओवा कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर आर ट्रांसफर टू फेलोपियन ट्यूब टू फैसिलिटेट जायगोट फॉर्मेशन। अगला दे रखा है सेकेंड, जायगोट इज, ध्यान से देखो, जायगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब। थर्ड है यहाँ, जायगोट इज कलेक्टेड, किसे कलेक्ट कर रहे हैं, जायगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस। और फोर्थ है, ओवा कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू यूट्रस। किसके अकॉर्डिंग बताना है, जिफ्ट के अकॉर्डिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 10 पे है हम, करेक्ट आंसर करना है आप सभी ने। बताओ जी क्या होगा, यहाँ आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जिफ्ट के रिस्पेक्ट में। तो जिफ्ट आपने पढ़ा होगा, जिफ्ट कौन सा प्रोसीजर होता है, करेक्ट पढ़ लो, ऑप्शंस देख लो। वेरी गुड, काफी बच्चों के सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। यहाँ जिफ्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। जिफ्ट की बात करें तो जिफ्ट में क्या होता है, इन जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यहाँ जायगोट को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम फीमेल डोनर और इसे प्लेस करते हैं फेलोपियन ट्यूब रेदर देन डायरेक्टली इन यूट्रस। इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, जिफ्ट इज द रिजल्ट ऑफ कंबाइनिंग IVF और गिफ्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से आंसर करना। क्वेश्चन क्या है, द ग्रीन स्कम सीन इन द फ्रेश वाटर बॉडीज। तो फ्रेश वाटर बॉडीज की बात करें, जो ग्रीन स्कम देखने को मिलता है वो किस वजह से है। ऑप्शन दे रखा है, ब्लू ग्रीन एल्गी, सेकंड है रेड एल्गी,
थर्ड दे रखा है ग्रीन एल्गी और फोर्थ है यहाँ फर्स्ट एंड थर्ड। तो करेक्ट आंसर बताओ। फ्रेश वाटर बॉडीज में बात करें तो यहाँ पे ग्रीन्स कम देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस वजह से होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी या फिर बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करेंगे सभी और जितने भी प्रेजेंट है भाई सेशन को लाइक करेंगे। करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा। ऑप्शंस ध्यान से देख लो, एक ही ऑप्शन के साथ मत जाओ। अच्छा, करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उसमें दे रखा था फर्स्ट और थर्ड। ग्रीन स्कम की बात करें फ्रेश वाटर बॉडीज में देखा जाता है, जो ग्रीन एल्गी के साथ साथ ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से भी होता है। और रेड एल्गी की बात करें तो ये मोस्टली मराइन होते हैं, इस वजह से यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ADA इज एन एंजाइम विच इज डेफिशिएंट इन जेनेटिक डिसऑर्डर SCID। तो आपको यहाँ पे फुल फॉर्म बतानी है ADA की। काफी इजी क्वेश्चन है, करेक्ट बताना, फुल फॉर्म देनी है, आंसर देख, ऑप्शंस देख लो, ऑप्शंस गिवन है और ये तो डायरेक्टली पता ही होना चाहिए भाई ADA की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। ADA की बात करें इज एन एंजाइम विच इज डेफिशिएंट इन जेनेटिक डिसऑर्डर SCID। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर करना है, करेक्ट आंसर ध्यान से देख लो क्या होगा। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर, गुड शेफाली, वेरी गुड, काफी बच्चों के करेक्ट हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो, अच्छी बात है, आपको पता है और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ बात करें इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एडिनोसिन डाइअमाइनेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, ध्यान से आंसर करना। देखो दो आपको कॉलम दे रखे हैं, कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें दे रखा है ट्रोपोब्लास्ट, क्लीवेज, इनर सेल मास एंड इम्प्लांटेशन। ऑप्शन कॉलम सेकंड में देख लो, फर्स्ट को क्या बोल रहे हैं, एम्बेडिंग द ब्लास्टोसिस्ट इन एंडोमेट्रियम। सेकंड दे रखा है ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वुड डिफरेंशिएट एट एम्ब्रियो एज एम्ब्रियो। थर्ड है आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू एंडोमेट्रियम और फोर्थ है माइटोटिक डिवीजन ऑफ जायगोट। ऑप्शंस देख लो, ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बताइए भाई। करेक्ट आंसर करेंगे और जितने भी प्रेजेंट है सेशन को लाइक करना। कुछ क्वेश्चंस इसमें नीट के PYQ है भाई, चलिए आंसर करिए। ऑप्शंस क्लियर है आपको, करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा। जितने ऑप्शन दिख रहे हैं उन्हीं में से आंसर है, उसी में से आंसर कर देना। आपको जो दो ऑप्शंस दिख रहे हैं आप इन्हीं में से आंसर कर दो, इन्हीं में से आंसर कर दो। गुड, ध्यान से देखो। तो करेक्ट आंसर की बात करें इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, फोर्थ वाला देख लो, फोर्थ वाला दे रखा है यहाँ पे, A का सेकंड है, B का फोर्थ है, C का थर्ड है और D का फर्स्ट है। और ऑप्शन नंबर 3 यहाँ लिख रही हूँ, 3 में देखो A को बोल रहे हैं कि A का थर्ड है, B का फर्स्ट है, C का सेकंड है और D का फोर्थ है। तो करेक्ट आंसर बता दो क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने है, ऑप्शंस आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताओ जी क्या होगा। गुड, काफी बच्चों के करेक्ट हैं। तो करेक्ट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर की बात करें क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, कैसे पता चला, यहाँ ध्यान दो। देखो यहाँ क्या बात करें, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन की बात जब भी आएगी क्या होता है इम्प्लांटेशन में, इम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन एंडोमेट्रियम। अब इस तरीके के हमारे पास दो ही ऑप्शन है, एक हमारे पास ऑप्शन सेकंड है और एक हमारे पास ऑप्शन फोर्थ है। अब हमें क्रॉस चेक करना है। इसके बाद अगर हम यहाँ देखें, बी वाला देख लो क्लीवेज, तो क्लीवेज की बात करें क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन ऑफ जायगोट, बी का क्या हो गया, फोर्थ। इसके बाद बात करें ऑप्शन नंबर हमने कौन से मैच कर लिए, एक हमने मैच कर लिया डी वाला और एक कर लिया बी वाला। ए देख लेते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट बोल रहा है। ट्रोफोब्लास्ट की बात करें तो ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वुड डिफरेंशिएट एज एम्ब्रियो, तो ए का सेकंड हो जाएगा। और लास्ट क्या बचा है, इनर सेल मास। इनर सेल मास की बात करें तो आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू एंडोमेट्रियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्यान से आंसर करना।
करेक्ट आंसर बताओ। देखो ध्यान से आंसर करना। क्वेश्चन क्या है, इन 1953 S.L. Miller created primitive earth conditions in the laboratory and gave experimental evidence for origin of first form of life from pre-existing non-living organic molecule. The primitive earth condition created include, तो आपको ये बताना है कि वो जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था जहां पर एक सेकेंड क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं भाई, 1 मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर यहां पे करेक्ट आंसर क्या किया, 1 सेकेंड रुक जाओ। आपको ऑप्शंस 2 क्लियर दिख रहे थे? ठीक है, नेक्स्ट का आंसर करना शुरू कर दिया। चलो इस क्वेश्चन को बताना लास्ट में आएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है, आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को लास्ट में आएंगे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे आ जाओ। तो यहां क्या क्वेश्चन था, यहां जो एस.एल. मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था, इस एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चन लास्ट में देखेंगे भाई, याद दिला देना। तो यहां ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 14 पे जो लास्ट यहाँ जो एक्सपेरिमेंट था एस.एल. मिलर का, जो इन्होंने कंडीशंस क्रिएट करी थी कि अर्ली अर्थ पे ऐसी कंडीशंस होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर बताना है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, लो टेम्परेचर वॉल्केनिक स्टॉर्म एंड एटमॉस्फेयर रिच इन ऑक्सीजन। सेकेंड दे रखा है लो टेम्परेचर वॉल्केनिक स्टॉर्म एंड रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। सी दे रखा है हाई टेम्परेचर वॉल्केनिक स्टॉर्म एंड नॉन रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। और फोर्थ है हाई टेम्परेचर वॉल्केनिक स्टॉर्म रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग CH4 NH3 ETC। करेक्ट आंसर बताना। यहां जो कंडीशंस क्रिएट करी थी, गुड, यहां जो कंडीशन क्रिएट करी थी इस एक्सपेरिमेंट में, इन्होंने जो कंडीशन क्रिएट करी थी अर्ली अर्थ की, वो कंडीशंस कैसी थी? बिल्कुल सही, काफी बच्चों का आंसर करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में जो कंडीशंस क्रिएट करी गई थी वो कैसी थी, जहां पे इन्होंने हाई टेम्परेचर रखा, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स करे और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बनवाया था, जहां पर मीथेन, अमोनिया ये सब प्रेजेंट था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। काफी इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है द एक्टिव केमिकल ड्रग रेसरपिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। डायरेक्ट एनसीईआरटी का है, आपको बताना है। रेसरपिन की बात करें, ध्यान से आंसर करना। देखो क्वेश्चन क्या है, यहां बात करें तो ये पूछ रहे हैं एक्टिव केमिकल ड्रग रेसरपिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। डायरेक्टली एनसीईआरटी का है, आपको बताना है कि ये जो रेसरपिन ड्रग है किससे ऑब्टेन किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है ए धतूरा, बी गिवन है रॉवॉल्फिया, सी है यहाँ एट्रोपा और फोर्थ दे रखा है यहाँ पेपेवर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, काफी बच्चों का करेक्ट है, वेरी गुड। तो काफियों को पता है रेसरपिन की बात करें तो इसे ऑब्टेन किया जाता है रॉवॉल्फिया से, बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्यान से आंसर करना। क्वेश्चन क्या है, अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी प्रोड्यूस इन एब्सेंस ऑफ द फॉलोइंग। तो ये बात कर रहे हैं कि आपको प्रिपेयर करना है डीएनए का रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल। तो गिवन ऑप्शन में से अगर कोई नहीं होगा तो भी आपका काम चलता रहेगा, आप प्रोड्यूस कर सकते हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो ऑप्शंस देख लो क्या दे रखा है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सेकेंड गिवन है यहाँ डीएनए लाइगेज, थर्ड है यहाँ डीएनए फ्रेगमेंट और फोर्थ क्या दे रखा है एसर्शिया कोलाई। करेक्ट आंसर बता दो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। करेक्ट आंसर, अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी प्रोड्यूस इन एब्सेंस ऑफ फॉलोइंग। किसकी एब्सेंस होने पे आप जो है अपना काम कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट बना सकते हैं। बिल्कुल सही, तो काफी बच्चों के करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, एसर्शिया कोलाई नहीं भी होगा तो भी हमारा काम चलेगा। हमें चाहिए क्या रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए ताकि हम कट लगा सकें। उन कट को जोड़ने के लिए हमें डीएनए लाइगेज चाहिए। और क्या दे रखा था इन्होंने गिवन ऑप्शन में, और क्या गिवन था यहाँ पर डीएनए फ्रेगमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, ध्यान से आंसर करना। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देखो क्वेश्चन है आपके सामने, अ वुमेन हैज
एन एक्स लिंक्ड कंडीशन ऑन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम, दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय। तो ये जो एक्स लिंक कंडीशन बोल रहे हैं, यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि वुमेन जो है एक एक्स उसके पास ऐसा है जो कैरियर है, तो आपको बताना है ऑन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम द क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय। ऑप्शंस दे रखा है ओनली डॉटर्स, सेकेंड दे रखा है बोथ सन एंड डॉटर्स, थर्ड है ओनली ग्रैंड चाइल्ड और फोर्थ दे रखा है ओनली सन्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा जी, चलिए करेक्ट आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर कुछ ही बच्चों का है। देखो वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक्स लिंक कंडीशन है, यानी कि मदर कैरियर है, मदर कैरियर है। तो आप कैसे कैसे डिसाइड कर सकते हो कि सिर्फ डॉटर में जाएगा, सिर्फ सन में जाएगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ कंडीशन दोनों हो सकती है, सन में भी जा सकता है भाई और डॉटर में भी जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की तरफ, ध्यान से आंसर करना। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको क्या सेलेक्ट करना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। देखो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 क्या दे रखा? ऑप्शन 1 है इन बर्ड्स एंड मैमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। सेकेंड दे रखा है कोलोस्ट्रम कंटेन एंटीबॉडी एंड न्यूट्रिएंट। थर्ड है पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड बाय केमिकल चेंज इन एग सरफेस। ध्यान से आंसर करना। और फोर्थ दे रखा है इन द ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन अकर ऑलमोस्ट 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। स्टेटमेंट इनकरेक्ट वाली सेलेक्ट करनी है। वेरी गुड। और बच्चे बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर करना। बिल्कुल करेक्ट दिशु, गुड कृष्णा, वेरी गुड जैद, काफी बच्चों के करेक्ट हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। देखो यहाँ क्या दे रखा था? पॉलीस्पर्मी की बात करें तो क्या होता है? डिफाइंड एज द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम बाय मोर देन वन स्पर्म। जब एक ही ओवम को एक से ज्यादा स्पर्म फर्टिलाइज कर दे तब हम उसे क्या बोलते हैं? पॉलीस्पर्मी बोलते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ध्यान देना, जब स्पर्म कॉन्टैक्ट में आता है ओवम की जोना पेलिसिडा लेयर में, तो इस लेयर के अंदर चेंजेस इंड्यूस होते हैं, ना कि कोई केमिकल चेंज इंड्यूस होता है एग सरफेस पे। किसमें चेंज इंड्यूस होता है? जोना पेलिसिडा लेयर के अंदर, जिसकी वजह से वो ब्लॉक कर देता है एडिशनल स्पर्म की एंट्री को, और इसी की वजह से यही चीज इंश्योर करती है कि एक ओवम को जो है एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखो टेक्निक दे रखी है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन और टिश्यू कल्चर। अब ये क्या पूछ रहे हैं? यहाँ ऑप्शन है व्हाट इज कॉमन टू द टेक्निक। इस टेक्निक में कॉमन क्या है? ऑप्शंस देख लो। ए में बोल रहे हैं कि ये सारे इन सिटू कंजर्वेशन के मेथड हैं। सेकंड में बोल रहे हैं सारे ही एक्स सिटू कंजर्वेशन के मेथड हैं। थर्ड में बोल रहे हैं और रिक्वायर अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट एंड लार्ज स्पेस। और फोर्थ है ऑल द मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो दे रखे हैं मेथड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर, किसके अंदर आते हैं? किसके मेथड है? सारे इन सिटू में है, सारे ही के सारे एक्स सिटू में है, या फिर रिक्वायर अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट एंड लार्ज स्पेस। और फोर्थ दे रखा है ऑल आर मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्सटिंक्ट और ऑर्गेनिजम्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हो, बिल्कुल सही। तो काफी लोगों को पता है यहाँ पे। देखो इन्होंने यहाँ जो टेक्निक दे रखी थी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन और टिश्यू कल्चर, ये किस में आती हैं? तीनों की तीनों एक्स सिटू कंजर्वेशन में आती हैं। तो ध्यान रखना करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा एक्स सिटू कंजर्वेशन है ये सारी टेक्निक्स। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, ध्यान से आंसर करना। क्वेश्चन क्या है? वाइल आइसोलेटिंग डीएनए। देखो आपको क्या आइसोलेट करना है? यहाँ बोल रहे हैं कि डीएनए को आइसोलेट करते टाइम फ्रॉम बैक्टीरिया Which of the following enzyme is not used? किसको आइसोलेट करना है? डीएनए को आइसोलेट करना है। तो गिवन में से आप कौन सा एंजाइम यूज नहीं करोगे? ऑप्शन दे रखा है लाइसोजाइम, सेकंड है राइबोन्यूक्लियेसेस, थर्ड है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंड फोर्थ है यहाँ प्रोटीएसेस। करेक्ट आंसर बताओ कि आपको आइसोलेट डीएनए को करना है तो गिवन में से कौन सा एंजाइम यूज नहीं करोगे? ध्यान से पढ़ लो, किसको आइसोलेट करना है आपको? डीएनए को। तो ऐसा तो कोई एंजाइम नहीं होना चाहिए ना जो डाल दो और वो डीएनए को ही डाइजेस्ट कर जाए। गुड अली, वेरी गुड सचिन, गुड कृष्णा। ध्यान से देखो, काफी बच्चों ने आंसर करेक्ट किया है, काफी का आंसर गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट होगा।
डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस एंजाइम की बात करें तो हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या आइसोलेट करना है, हमें डीएनए निकालना है। अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या कर देगा, ये डीएनए मॉलिक्यूल को ही तोड़ देगा, उसी का ही लाइसिस कर देगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। आपको बताना है स्पर्म फॉर्मेशन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। ऑप्शन दे रखा है आपको, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनेगा, फिर स्पर्मेटोजोआ से स्पर्मेटोसाइड और लास्ट में स्पर्मेटाइड्स। सेकंड दे रखा है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइड, स्पर्मेटोटाइड्स एंड स्पर्मेटोजोआ। थर्ड है स्पर्मेटोटाइड्स, स्पर्मेटोसाइड, स्पर्मेटोगोनिया एंड स्पर्मेटोजोआ। फोर्थ है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइड, स्पर्मेटोजोआ एंड स्पर्मेटाइड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है स्पर्म फॉर्मेशन का। करवाओ आंसर, बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट, काफी बच्चों का सही है, तो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। यह आपसे क्या पूछ रहा है, एडेपिक फैक्टर्स रिफर्स टू। एडेपिक फैक्टर्स पढ़ा होगा आपने, यहाँ पे इकोलॉजी में आता है एक पॉइंट पे, तो यहाँ पूछ रहे हैं एडेपिक फैक्टर रिफर्स टू, किसे रिफर करता है, वाटर को, सॉइल को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, या फिर ऑप्शन फोर्थ है एल्टीट्यूड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर करना है आपको। देखो एडेपिक फैक्टर्स पूछ रहे हैं कि किसे रिफर करता है। बिल्कुल काफी बच्चों के करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि ये किसे रेफर करता है, सॉइल को रेफर करता है। लोकेलिटी फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर ऑफ सॉइल को डिस्क्राइब करने में हमारी हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल, बताना जरा सबसे पहले जो क्लोन्ड एनिमल प्रिपेयर करा था वो कौन सा था, रैट था, रैबिट था, पिग था या फिर शिप था। करेक्ट आंसर काफी इजी है क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है गौरव करवाएंगे, आंसर कर दो अब इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 23, फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल कौन सा था भाई, सबसे पहले जो क्लोन एनिमल प्रिपेयर करा था वो कौन सा था। करेक्ट आंसर करेंगे सभी, और जितने प्रेजेंट है सेशन को लाइक करेंगे। देखो यहाँ आपसे ट्रांसजेनिक नहीं पूछ रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि सबसे पहले जो क्लोन बनाया गया था। करेक्ट आंसर बताओ। आपसे ट्रांसजेनिक नहीं पूछा, यहाँ क्लोन पूछ रहे हैं, तो ध्यान रखना। डॉली की बात करें तो वो शिप थी, वो फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल फ्रॉम द सोमेटिक सेल। इसका ध्यान रखना, सबसे पहले क्लोन्ड एनिमल जो था शिप थी, जिसका नाम क्या रखा था, डॉली रखा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। विच कंडीशन ऑफ जायगोट सेल विल लीड टू बर्थ ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन फीमेल चाइल्ड। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि जायगोट सेल में कौन सी कंडीशन जो है वो नॉर्मल ह्यूमन फीमेल चाइल्ड के लिए होगी। देखो ऑप्शन क्या दे रखा है, 1X क्रोमोसोम, सेकंड दे रखा है 1X एंड 1Y क्रोमोसोम, थर्ड है यहाँ 2X क्रोमोसोम और फोर्थ है 1Y क्रोमोसोम। ध्यान से देख लो, नॉर्मल ह्यूमन फीमेल चाइल्ड के लिए क्रोमोसोम का पैटर्न की बात करें तो कैसी कंडीशन होगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट आंसर बताओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहाँ वो पूछ क्या रहे हैं आपसे, वो आपसे पूछ रहे हैं नॉर्मल ह्यूमन फीमेल, तो भाई यहाँ आपकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, XX कंडीशन होनी चाहिए, और ऐसा किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर C, तो यही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। मैच बिटवीन द फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ स्पर्म एंड देयर फंक्शन एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखो स्पर्म का दे रखा है इन्होंने हेड, मिडल पीस, एक्रोसोम, टेल, और एक साइड कॉलम बी में है एंजाइम, स्पर्म मोटिलिटी, एनर्जी एंड जेनेटिक मटेरियल। तो करेक्ट आंसर की बात बता दो भाई क्या हो जाएगा। ऑप्शंस क्लियर हैं आप सभी को, ऑप्शंस क्लियर है, फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पे है हम, ध्यान से आंसर करना। देखो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, स्पर्म की बात कर रहे हैं। तो स्पर्म के हेड में क्या होता है, मिडिल पीस क्या प्रोवाइड करता है, टेल क्या प्रोवाइड करता है। तो करेक्ट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, चलिए करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा।
ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। मिडिल पीस की बात करें तो क्या प्रोवाइड करता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया लगे होते हैं तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसके बाद एक्रोसोम की बात करें तो क्या होती है, प्रेजेंट इन द कैप ऑफ स्पर्म, जिसके पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। टेल की बात करें तो टेल क्या प्रोवाइड करता है, स्विमिंग प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से स्पर्म जो है स्विम करके एग की तरफ जा सकता है। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, द सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर। यहाँ आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है प्राइमरी सक्सेशन का जो वाटर में स्टार्ट हो रहा है। तो ध्यान से देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन, सेजेट्स, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, रूटेड हाइड्रोफाइट, ग्रासलैंड और ट्री। ऑप्शन सेकंड देख लो, फाइटोप्लैंक्टन, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स दे रखा है और लास्ट में दे रखा है ट्री। थर्ड देख लो, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट और लास्ट में दे रखा है इन्होंने ट्री। और फोर्थ है फाइटोप्लैंक्टन, रूटेड सबमर्ज हाइड्रोफाइट, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट, रेड स्वैम्स, स्वेजेस, मेडो एंड ट्री। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी सक्सेशन पूछ रहे हैं आपसे वाटर में। करेक्ट आंसर करेंगे सभी, प्राइमरी सक्सेशन की सक्सेशन जो है स्टार्ट हो रहा है वाटर में हो रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, काफी बच्चों के करेक्ट हैं। और बच्चे बताइए भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ भाई, करेक्ट आंसर। देखो अगर यहां गिवन ऑप्शन में जाओ तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो सकता है। फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद रूटेड सबमर्ज हाइड्रोफाइट आएंगे, इसके बाद फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट आएंगे, रीड स्विम्स है, सेजेस है, मेडो है, ट्री। और अगर आपने ऑप्शन नंबर बी देखा तो वो भी करेक्ट है, लेकिन हम क्या सेलेक्ट करेंगे, बेस्ट ऑप्शन। तो बेस्ट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ रूटेड सबमर्ज हाइड्रोफाइट दे रखा है। ऑप्शन नंबर सेकंड भी करेक्ट हो सकता है। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं 27 पे। आपको बताना है हेवीएस्ट मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटोप्लाज्म। क्या बताना है, हेवीएस्ट मॉलिक्यूल की बात करें तो वो कौन सा होगा। ऑप्शन देख लो, लिपिड, बी दे रखा है प्रोटीन, सी है यहाँ डीएनए और 4 दे रखा है आरएनए। करेक्ट आंसर हेवीएस्ट पूछ रहा है, हेवीएस्ट मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटोप्लास्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बताइए भाई। और जितने प्रेजेंट है सेशन को लाइक करेंगे और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन 4 जो था वो भी करेक्ट था। गुड, चलिए तो यहां करेक्ट की बात करें, हेवीएस्ट मॉलिक्यूल पूछ रहा है तो हेवीएस्ट मॉलिक्यूल में ध्यान रखना डीएनए इसका करेक्ट आंसर होगा। डीएनए की बात करें तो ये इज अ कंपोनेंट ऑफ वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट, इट हैज अ चेन्ड मॉलिक्यूल मेड ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लिंक टुगेदर। हम जानते हैं भाई डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनता है और न्यूक्लियोटाइड अपने आप में ही 3 चीजों से मिलकर बनता है, तो काफी चेन्ड मॉलिक्यूल हो जाएगा, काफी हैवी मॉलिक्यूल। चलते हैं भाई 28 की तरफ। क्वेश्चन क्या है, इफ बोथ पेरेंट हैव सिकल सेल ट्रेट देन देयर इज डैश ऑफ द चाइल्ड हैविंग सिकल सेल एनीमिया। ये बोल रहे हैं कि दोनों पेरेंट्स जो है उन्हें सिकल सेल के ट्रेट हैं, तो कितने % प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ जो चाइल्ड होगा उसे सिकल सेल का ट्रेट हो। ऑप्शन देख लो, 25%, बी दे रखा है 50%, सी है यहाँ 75 और डी 4 दे रखा है नो रिस्क। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहे हैं, बोथ पेरेंट हैव सिकल सेल ट्रेट देन देयर इज डैश ऑफ द चाइल्ड हैविंग सिकल सेल ट्रेट। करेक्ट आंसर कितना % चांस होगा कि यहाँ पर जो है सिकल सेल एनीमिया देखा जाएगा। वेरी गुड कृष्णा। और बच्चे बताइए, करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखना अगर दोनों पेरेंट्स को सिकल सेल के ट्रेट हैं तो 50% चांसेस है कि ईच प्रेगनेंसी में, हर प्रेगनेंसी में, दैट द बेबी विल हैव सिकल सेल ट्रेट और चाइल्ड विद सिकल सेल एनीमिया अपीयर नॉर्मल एट बर्थ। और इस टाइप का जो बच्चा होगा सिकल सेल एनीमिया का, वो बर्थ के टाइम पे बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड बाय नेचुरल इकोसिस्टम। काफी इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है इकोसिस्टम सर्विस जो है प्रोवाइड करता है नेचुरल इकोसिस्टम, तो कौन कौन सी आती है। दे रखा है साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, सेकंड है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, थर्ड दे रखा है पॉल्यूटेंट
एब्सॉर्प्शन एंड रिडक्शन ऑफ द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और डी है यहाँ ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल काफी इजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चे सही करोगे इसका आंसर, तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देखो क्या बोल रहे हैं आपसे, डीपीटी वैक्सीन इज यूज्ड फॉर द इम्यूनाइजेशन ऑफ, बताना जरा डीपीटी वैक्सीन जो है वो किस चीज के लिए दी जाती है। ऑप्शन क्या दे रखा है, क्लोरेला, प्लेग, टाइफाइड फीवर या फिर वूफिंग कफ। नाम से ही पता चल जाएगा डीपीटी, किसी ने अगर पढ़ा होगा तो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर करेगा। किस चीज के लिए दी जाती है? कोरेला, प्लेग, टाइफाइड या फिर वूफिंग कफ। करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का? वेरी गुड लक्ष्मी, गुड सचिन। और बच्चे बताइए भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताना है आपको, डीपीटी वैक्सीन जो है किस लिए दी जाती है। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन 4। देखो यहां दे रखा है कैन प्रिवेंट डिप्थेरिया, टेटनस और प्रिट्यूसिस, इन चीजों से हमारा बचाव करती है। डिप्थेरिया प्रिट्यूसिस की बात करें तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड देखने को मिलता है। वही टेटनस की बात करें तो बॉडी में जो कट लग जाते हैं, चोट वगैरह लगती है, वहां से एंटर मारता है। डिप्थेरिया कैन लीड डिफिकल्टी, डिप्थेरिया से क्या होता है? ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाता है, हार्ट फेलियर, पैरालिसिस और डेथ तक भी देखी गई है। क्वेश्चन नंबर 31, which among the following does not confer stability to the helical structure of DNA? बॉन्ड्स दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा बॉन्ड है जो स्टेबिलिटी में कोई भी रोल प्ले नहीं करता डीएनए की। ऑप्शन दे रखा है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, सेकंड है हाइड्रोजन बॉन्ड, थर्ड दे रखा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और फोर्थ है यहाँ ऑल ऑफ दिस। क्या पूछ रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कन्फर्म स्टेबिलिटी टू द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। करेक्ट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31 पे है हम, जल्दी से बताओ भाई करेक्ट आंसर। इनमें से एक बॉन्ड ऐसा है जो बिल्कुल भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। वेरी गुड जैद, और बच्चे गुड कृष्णा। देखो यहाँ अगर आपको बताओ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बनते हैं, और न्यूक्लियोटाइड पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर बनाता है, तो स्टेबिलिटी में रोल प्ले करेगा। इसके बाद दो स्ट्रैंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ये भी रोल प्ले करेगा। लेकिन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात करें तो किसके बीच में बनता है भाई? ये बनता है नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में। तो इसकी बात करें, ये कोई भी रोल प्ले नहीं करता है स्टेबिलिटी में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 32 की तरफ। फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द ऑप्शंस दैट आर ट्रू फॉर अ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आपको स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है जो बिल्कुल करेक्ट दे रखी हो टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट के रिस्पेक्ट में। स्टेटमेंट 1 क्या है? इट इज 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल एट मेच्योरिटी। सेकेंड दे रखी है इट इज फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। थर्ड है इट इज सिचुएटेड इनसाइड इंटीग्यूमेंट। देखो क्या बोल रहे हैं, सिचुएटेड इनसाइड इंटीग्यूमेंट बट आउटसाइड द न्यूसेलस। फोर्थ है इट हैज एन एग अपरेटस सिचुएटेड एट चलाजल एंड। तो करेक्ट बताओ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 में फर्स्ट और फोर्थ को बोल रहे हैं, सेकंड में सेकंड और थर्ड है, थर्ड में बोल रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड है, और फोर्थ में सेकंड और फोर्थ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत इजी है, करेक्ट आंसर बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पढ़ के ही समझ आ गया होगा, दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं और ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि यहाँ बात करें तो हमारे पास ये जो दे रखा है 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल एट मैच्योरिटी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और स्टार्टिंग में डेवलपमेंट के टाइम पे देखें तो हमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलता है, यानी कि पहली और दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बहुत अच्छा। अच्छा कृष्णा कुमार थर्ड सी दे रखा है एंड, और कौन सा आंसर होगा? चलिए काफी करेक्ट आंसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33। अ पॉपुलेशन हैज मोर यंग इंडिविजुअल। ध्यान से आंसर करना है। यहाँ क्या बोल रहे हैं? पॉपुलेशन ऐसी है जिसके पास यंग इंडिविजुअल्स बहुत सारे हैं कंपेयर टू ओल्डर इंडिविजुअल्स। What would be the status of population after some year? तो कुछ टाइम बाद पॉपुलेशन का स्टेटस क्या होगा? ऑप्शन देख लो, इट विल डिक्लाइन, इट विल स्टेबलाइज, इट विल इंक्रीजिंग, इट विल फर्स्ट डिक्लाइन एंड देन स्टेबलाइज।
कैसी बात कर रहे हैं कि यंग इंडिविजुअल ज्यादा है, ओल्डर कम है। अब आंसर करना, यंग ज्यादा है, ओल्डर कम है, तो क्या होगा? देखो क्या होगा, पॉपुलेशन की बात करें तो डिक्लाइन होगी, स्टेबलाइज होगी, इंक्रीज होगी। फर्स्ट डिक्लाइन एंड देन स्टेबलाइज। करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो, काफी बच्चों के करेक्ट हैं। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पॉपुलेशन की बात करें तो कैसी देखने को मिलेगी भाई, यहाँ कैसी देखने को मिलेगी, हमें देखने को मिलेगी इट विल इंक्रीजिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की तरफ। क्वेश्चन देख लो क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आंसर तभी करना। क्वेश्चन क्या है, रेगुलेटरी प्रोटीन्स आर द एसेसरी प्रोटीन दैट इंटरैक्ट विद आरएनए पॉलीमरेज। रेगुलेटरी प्रोटीन की बात करें तो बोल रहे हैं एसेसरी प्रोटीन है जो इंटरैक्ट किससे करता है, आरएनए पॉलीमरेज से इंटरैक्ट करता है, एंड अफेक्ट इट रोल इन ट्रांसक्रिप्शन, और रोल जो है ट्रांसक्रिप्शन में अफेक्ट डालता है। ऑप्शंस यहाँ देख लो, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, पूछ रहे हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी अबाउट रेगुलेटरी प्रोटीन, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी यहाँ रेगुलेटरी प्रोटीन के बारे में। तो देख लो क्या दे रखा है, ऑप्शन है यहाँ दे ओनली इंक्रीज एक्सप्रेशन, सेकेंड दे रखा है दे ओनली डिक्रीज एक्सप्रेशन, थर्ड है दे इंटरैक्ट विद आरएनए पॉलीमरेज बट डू नॉट अफेक्ट द एक्सप्रेशन, और फोर्थ है दे कैन एक्ट बोथ एज एक्टिवेटर्स एंड रिप्रेसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर। काफी बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, देखते हैं भाई करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ देखो रेगुलेटरी प्रोटीन्स जिन्हें हम एसेसरी प्रोटीन्स बोलते हैं, दैट इंटरैक्ट विद आरएनए पॉलीमरेज एंड अफेक्ट इट्स रोल इन ट्रांसक्रिप्शन, ये इंटरैक्ट करता है आरएनए पॉलीमरेज से और ट्रांसक्रिप्शन पे अफेक्ट डालता है। इट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, किसके फंक्शन को कंट्रोल करता है, स्ट्रक्चरल जीन, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी जीन। प्रमोटर्स हो गए, टर्मिनेटर्स एंड ऑपरेटर्स, रिप्रेसर आर सम इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी जीन। ये सब क्या है, रेगुलेटरी जीन है। तो यहाँ बात करें ये कैसे दोनों तरह से काम करता है, एक्टिवेटर्स और इसी के साथ साथ रिप्रेसर। तो काफी करेक्ट आंसर थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ध्यान से पढ़ना। अमंग द टर्म लिस्टेड बिलो दोज दैट आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम फॉर अ फ्लोर होल, तो आपको बताना है टेक्निकली करेक्ट नाम कौन से नहीं है। देखो क्या दे रखा है, यहाँ फर्स्ट दे रखा है एंड्रोशियम, सेकंड है कार्पल, थर्ड है कोरेला, फोर्थ दे रखा है सेपल। तो ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और जितने प्रेजेंट हैं या सेशन को लाइक जरूर कर देना, करेक्ट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। हम है क्वेश्चन नंबर 35 पे, तो करेक्ट आंसर की बात करें, ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ आप देख सकते हैं कौन कौन सी टेक्निकली करेक्ट होती हैं। एक होता है एंड्रोशियम, गायनोशियम जो फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, कोरेला एंड कैलेक्स। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। 36 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ शोज दैट, ध्यान से पढ़ना, द एनिमल्स ऑफ कोल्ड कंट्री हैव रिलेटिवली शॉर्टर एंड पुअरली डेवलप्ड ईयर्स, आईज, हेयर एंड अदर फिनोटिपिक कैरेक्टर्स। तो क्या पूछ रहे हैं, आपको बताना है कौन सा रूल है जहां पे बात करते हैं द एनिमल्स ऑफ कोल्डर कंट्री हैव रिलेटिवली शॉर्टर एंड पुअरली डेवलप्ड ईयर्स, आईज, हेयर एंड अदर फिनोटिपिक कैरेक्टर। ऑप्शन देख लो, कॉप्स लॉ है, डोलोज लॉ है, एलेंस लॉ है या फिर बर्गमैन्स लॉ है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का, करेक्ट आंसर बता दो। बिल्कुल सही, पता है आप लोगों को, बिल्कुल सही बोल रहे हो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ये जो लिखा हुआ था ये किसे रिप्रेजेंट करती है, स्टेटमेंट एलेंस लॉ को रिप्रेजेंट करती है। 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, इन 2005 फॉर ईच ऑफ द 14 मिलियन पीपल प्रेजेंट इन अ कंट्री, कितना दे रखा है, 0.028 वर बॉर्न और इसी के साथ 0.008 डाइड ड्यूरिंग द ईयर यूजिंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। क्या यूज करना है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन यूज करनी है। द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन 2015 इज प्रिडिक्टेड एज, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का यूज करके आपको प्रिडिक्ट करना है कि कितने पीपल प्रेजेंट होंगे 2015 में। 25 मिलियन है, बी दे रखा है 17,
थर्ड है यहाँ 20 और फोर्थ दे रखा है 18 मिलियन। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना करेक्ट आंसर कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो यहाँ जो इक्वेशन दे रखी है आपको इस इक्वेशन का यूज करना है, जहां पे सबसे पहले आप आर कैलकुलेट करोगे। अब आर कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो गिवन क्या दे रखा है आपको, क्या गिवन दे रखा है यहाँ पे 0.028 बॉन्ड दे रखे हैं और इसी के साथ डेथ दे रखी है। तो इससे आप आर कैलकुलेट करोगे जो कितना आया 0.02 आया। इसके बाद dt की बात करें टाइम पीरियड, तो कितने टाइम पीरियड का पूछ रहे हैं ये, इन्होंने डाटा कौन सा दे रखा है 2005 का, पूछ रहे हैं 2015 का। तो dt की बात करें कितना हो जाएगा 10 साल हो जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि 2005 में कितना था 14 मिलियन था, तो सीधा सा क्या करो dn कैलकुलेट कर लो जो चेंज इन पॉपुलेशन हुआ 10 इयर्स में। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ से r की वैल्यू निकल आई, यहाँ पे जो इन्होंने गिवन था उसको मल्टीप्लाई करना, लास्ट में आपको इसी में टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास dn कितना आ जाएगा 2.8 मिलियन आ जाएगा। dn आ गया, यहाँ dn आपको किसका निकालना था 15 से लेके 5 के बीच का निकालना था। तो यहाँ अगर आपको निकालना होगा n15 तो आपको dn की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे n 2005 की वैल्यू दे रखी थी जो कितनी थी 14 मिलियन थी। तो इस इक्वेशन में जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो 16.8 आएगा जो किसके इक्वल होगा 17 मिलियन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ध्यान रखना एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से बोला था कैलकुलेट करने के लिए, तो इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, व्हाट डज बीटी इन बीटी टॉक्सिन रिप्रेजेंट। तो यहाँ पूछ रहे हैं ये जो बीटी टॉक्सिन में बीटी लिखते हो ये किसे रिप्रेजेंट करता है। देखो करेक्ट क्या दे रखा है, आंसर क्या दे रखा है, बायो टेररिज्म को रिप्रेजेंट करता है, ब्लू टूथ टॉक्सिन, ब्लीडिंग टॉक्सिन या फिर बेसिलियस thuringiensis। करेक्ट बता दो बीटी किसे रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट आंसर करेंगे, न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे लेकिन करा दिया इस तरीके का कि अगर दिख जाए तो करके जरूर आ जाना। बिल्कुल सही, काफी करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 39 पे चलते हैं, असर्शन रीजन पे। असर्शन देखो क्या दे रखा है, दे रखा है इन्होंने डिप्थेरिया इज कॉज्ड बाय साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया। ठीक है, रीजन दे रखे हैं साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया प्रोड्यूस अ पोटेंट एक्सोटॉक्सिन दैट इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस इन एपिथेलियल सेल। करेक्ट आंसर बताओ। डिप्थेरिया बीमारी होती है, किससे कॉज होती है, क्राइनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया से। अब ये बोल रहे हैं क्राइनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया प्रोड्यूस, ये क्या बनाता है, एक पोटेंट एक्सोटॉक्सिन बनाता है जो इनहिबिट करता है प्रोटीन की सिंथेसिस एपिथेलियल सेल में। करेक्ट क्या हो जाएगा ऑप्शन देख लो। असर्शन रीजन को बोल रहे हैं ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सेकेंड है असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। थर्ड है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, और फोर्थ दे रखा है असर्शन भी फॉल्स है और रीजन भी फॉल्स है। करेक्ट बता दो। गुड, ध्यान से पढ़ लो, अगर नहीं समझ आ रहा तो सबका आंसर सिर्फ डी नहीं होगा। गुड शेफाली, वेरी गुड मॉर्निंग। तो करेक्ट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। यहाँ पे द स्ट्रेन्स ऑफ कॉरियोनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया टॉक्सिन बनाते हैं कॉजिंग सीरियस इन्फेक्शन which lead to difficulty in breathing, heart failure, paralysis and sometimes even death। तो बिल्कुल करेक्ट दे रखा था असर्शन भी और रीजन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है। असर्शन दे रखा है, देखो अमीनो एसाइलेशन इज एन असेंशियल स्टेप फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 6 में, वहां से ले रखा है। क्या बोल रहे हैं, अमीनो एसाइलेशन। याद करो ये प्रोसेस कहाँ पढ़ा था, कहाँ, ट्रांसक्रिप्शन में था, ट्रांसलेशन में था, करेक्टली याद करना। ये बोल रहे हैं अमीनो एसाइलेशन इज असेंशियल स्टेप इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। रीजन दे रखा है इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू द एक्सेप्टर आर्म ऑफ ट्रांसफर आरएनए। करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा। ट्रांसफर आरएनए यानी कि टीआरएनए की बात कर रहे हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग एन एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू द एक्सेप्टर आर्म ऑफ टीआरएनए। याद आया कोई ऐसा प्रोसेस? मौत नहीं आई कृष्णा, याद कोई ऐसा प्रोसेस आया जहां पे टीआरएनए से अमीनो एसिड की बाइंडिंग होती थी, अमीनो एसिड की बाइंडिंग होती थी, उससे रिलेटेड है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से क्या हो जाएगा। गुड शेफाली, वेरी गुड लक्ष्य। तो करेक्ट आंसर है
काफी करेक्ट है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसकी बात कर रहे थे? दिस अटैचमेंट इज एन असेंशियल स्टेप इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस में एक असेंशियल स्टेप है कि जब तक टीआरएनए से अमीनो एसिड बाइंड नहीं करेगा तब तक प्रोटीन का पूरा चेन नहीं बनेगा। तो दिस अटैचमेंट इज ब्रॉट बाय अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। तो ये काम कौन कराता है? कौन सा एंजाइम आता है? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज करवाता है ये काम। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो किसकी बात कर रहे थे भाई? ये बात कर रहे थे कि प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन बनेगा तो बता दो यहाँ। गुड गुड, वेरी गुड, काफी करेक्ट है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? 41 नॉन स्पेसिफिक होस्ट डिफेंस that exists prior to the exposure of an antigen is called। ये क्या पूछ रहे हैं कि आपको बताना है नॉन स्पेसिफिक टाइप का है होस्ट डिफेंस और प्रेजेंट होता है प्रीरियर, यानी कि प्रीरियर टू द एक्सपोजर ऑफ एन एंटीजन। कोई एंटीजन से एक्सपोज नहीं हुआ, उससे पहले भी डिफेंस सिस्टम जो प्रेजेंट था। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाएगा, पैसिव इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी या फिर एक्टिव इम्यूनिटी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 41 पे है। गुड, वेरी गुड। करेक्ट आंसर की बात करें, ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो नॉन स्पेसिफिक टाइप की होती है और दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑन बर्थ। बर्थ से ही इनेट इम्यूनिटी जो है प्रेजेंट होती है। 42 पे चलते हैं। विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। बता दो भाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से कौन सा कंपाउंड बनता है? दे रखा है हीरोइन, सेकंड है कोकीन, थर्ड है टोबैको, फोर्थ दे रखा है मरीजुआना। करेक्ट आंसर क्या होगा? एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से क्या बनता है? करेक्ट आंसर करेंगे एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। पढ़ के आए हैं अभी, एक रिलेटेड क्वेश्चन था वहां, इससे करेक्ट आंसर पता चल गया होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से क्या होगा? गुड ज़ैद। करेक्ट आंसर की बात करें बिल्कुल सही। एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से क्या बनता है भाई? हीरोइन की सिंथेसिस करवाते हैं। 43 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल फॉर लिंक स्पीशीज। बताना कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल है लिंक स्पीशीज का। फर्स्ट दे रखा है लो फिश, सेकेंड है डोडो बर्ड, थर्ड है सीवीड और फोर्थ है यहाँ चिंपांजी। तो करेक्ट आंसर लिंक स्पीशीज के बारे में बताना है। लिंक स्पीशीज करेक्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। करेक्ट कौन सा हो जाएगा? यहाँ करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। लो फिश की बात करें तो एग्जाम्पल है लिंक स्पीशीज का। अबाउट 350 मिलियन ईयर्स एगो फिश विथ स्नाउटेड एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स, जो कहाँ चल सकती थी? कुड मूव ऑन लैंड, और वापस जा सकती थी वाटर में। तो यहाँ से दीज वर कॉल्ड लॉब एंड दे इवॉल्व इनटू द फर्स्ट एम्फीबियन। और यही किस में बदले थे? फर्स्ट एम्फीबियन में बदले थे, जो लैंड और वाटर दोनों जगह रह सकते हैं। चलते हैं 44 की तरफ। द स्टेटमेंट गिवन बिलो डिस्क्राइब सर्टेन फीचर्स दैट आर ऑब्जर्व्ड इन क्रिस्टल ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ पे कुछ दे रखी है स्टेटमेंट, आपको बतानी है कौन से फीचर्स डिस्क्राइब करते हैं। तो ऑप्शंस देख लो। पिस्टल में हैव मैनी कार्पल, सेकेंड है ईच कार्पल में हैव मोर देन वन ओव्यूल, सी दे रखा है ईच कार्पल हैज ओनली वन ओव्यूल, और फोर्थ है यहाँ पिस्टल हैव ओनली वन कार्पल। तो आपको क्या करेक्ट करना है? चूज द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। तो आपको क्या सेलेक्ट करनी है? आपको सेलेक्ट करनी है ट्रू वाली। करेक्ट आंसर बताओ। करेक्ट आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 44 का। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या दे रखा था इन्होंने? यहाँ थी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट। तो यहाँ ध्यान रखना, पिस्टल की बात करें हैव मेनी कार्पल्स एंड ईच कार्पल में हैव मोर देन वन ओव्यूल, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन अ फ्लावरिंग प्लांट। आपको बताना है यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कौन से होते हैं फ्लावरिंग प्लांट में। ऑप्शन दे रखा है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, और फोर्थ क्या है? फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। यानी कि क्या पूछ रहे हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन एक इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद के जो इवेंट आते हैं वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहलाते हैं। तो क्या होगा करेक्ट? करेक्ट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर हम 45 पे हैं। बिल्कुल सही,
बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। तो क्या आंसर हो जाएगा भाई? करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? सेकंड। यानी कि क्या था सेकंड में? एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। 46 पे चलते हैं। 46 क्या दे रखा है? लार्ज क्वांटिटी ऑफ सीवेज इज जनरेटेड एवरी डे इन सिटी एंड टाउन which is treated in sewage treatment plant to make it less polluted. Given below the flow diagram of one of the stage of STP, आपको क्या करना है? ऑब्जर्व द गिवन फ्लो डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। तो यहाँ देख लो क्या दे रखा है? प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरिएशन टैंक और इफ्लुएंट पास्ड इनटू सेटलिंग टैंक टू फॉर्म सेडिमेंट। तो क्वेश्चन क्या है आपके सामने? प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरिएशन टैंक। यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट है इसे लार्ज एरिएशन टैंक में भेज रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या करना है? टू अलाउ बैक्टीरियल फ्लोस टू सेटल डाउन। सेकेंड है टू अलाउ फास्ट ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक बैक्टीरिया माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स। सी है टू अलाउड एन एरोबिक स्लज डाइजेशन। और फोर्थ है नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर? वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर करेक्ट है। तो ध्यान रखना, करेक्ट आंसर की बात करें, देखो यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड होगा। यहाँ पर अगर हम इसे लार्ज एरिएशन टैंक में पास कर रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं? यहाँ पे फास्ट ग्रोथ करवाना चाहते हैं यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स की। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सेकंड होगा। 47 देख लो, सेम दे रखा है। क्या बोल रहे हैं? टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर सेडिमेंट फॉर्म्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो ये जो बोल रहे हैं ये सेडिमेंट बनेगा, इसके लिए टेक्निकली टर्म कौन सी करेक्ट होगी? क्या दे रखा है? फ्लॉक्स बोलोगे इसे, क्या बोलोगे इसे? फ्लॉक्स बोलोगे, इफ्लुएंट बोलोगे, एक्टिवेटेड स्लज या फिर एन एरोबिक स्लज। करेक्ट आंसर 47 का क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट आंसर बताओ। टेक्निकल टर्म यूज फॉर सेडिमेंट फॉर्म्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट इज। करेक्ट आंसर? गुड। यहाँ करेक्ट आंसर की बात करें क्या कहलाएगा भाई? यहाँ हम इसे बोलेंगे ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, एक्टिवेटेड स्लज। चलते हैं 48 की तरफ। सेम चीज है। क्वेश्चन क्या है? द सिग्निफिकेंस ऑफ अबव सेडिमेंट फॉर्म्ड इज। आपको बताना है ये जो सेडिमेंट बना इसका सिग्निफिकेंस क्या है। क्या दे रखा है? इट एक्ट एज इनोकुलम, इट सर्व्स इन फॉर्मेशन ऑफ फ्लॉक्स, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल वाटर बॉडीज और फोर्थ है इट हेल्प्स इन एन एरोबिक स्लज डाइजेशन। करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा? क्वेश्चन 48 का 48 का करेक्ट आंसर करना है आपने। करेक्ट आंसर बताओ भाई। तो यहाँ पे ध्यान रखना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 48 की बात करें तो यहाँ पे हम इसे क्या बोलेंगे? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। इसे एक्टिवेटेड स्लज इज पंप्ड बैक इनटू एरिएशन टैंक, जो किस तरह काम करता है? स्टार्टर की तरह एक्ट करता है। चलते हैं 49। 49 क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ गैसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ स्लज। तो काफी इजी है, जब डाइजेशन करवाते हैं स्लज का तो कौन सी गैसेस बनती हैं? तो करेक्ट आंसर की बात करें मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ मिल गया भाई, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम काउ डंग वॉज डेवलप्ड इन इंडिया लार्जली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ। तो ये जो टेक्निक है यहाँ पे डेवलप की गई जिससे बायोगैस प्रोडक्शन जो है करवाया जाता है, किसकी हेल्प से हो पाई? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, थर्ड है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री और फोर्थ है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी कि ये जो बायोगैस प्रोडक्शन है काउ डंग से, ये डेवलप करा इंडिया में किसके एफर्ट से? यहाँ AIAR एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की हेल्प से इसे डेवलप कराया गया।